हाँ देखिए बेटा, ये क्लास 8th का जो एक चैप्टर है, क्लास 8th पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अब जो आपको दिख रहा होगा बेटा, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये आपका चैप्टर है। और अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालोगे देन यू विल फाइंड दिस चैप्टर ऑन पेज नंबर 249। जो आपकी टेक्स्ट बुक है बेटा लॉन्ग मैन विस्तास की, 249 पेज नंबर पे ये चैप्टर मिलेगा। और यही चैप्टर आपका T1 में जो है टर्म फर्स्ट में जो सिलेबस है उसमें ये चैप्टर इंक्लूड है बेटा। और ये पार्ट 1 है, इसका मतलब इसका और एक पार्ट आ सकता है, और पार्ट 2 या पार्ट 3 आ सकते हैं, उसका वेट करिए। फिलहाल आपको पार्ट 1 देखना होगा। सो यू विल कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू। एक तो बुक सामने होनी चाहिए, पेज नंबर मैंने लिख के रखा है, और आपका जो लेक्चर नोटबुक है वो भी सामने होनी चाहिए। जितने पॉइंट्स पढ़ाएंगे उतने आप नोट करते जाए, तो पूरे चैप्टर को आप एंजॉय करोगे और साथ साथ आप लर्न भी करोगे। तो इस चैप्टर में क्या है कि बेटा दिख रहा होगा पहले ही पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। अगर जिस बच्चे ने पहला चैप्टर पढ़ा है, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे थे क्लास में जो पढ़ाया, तब मैंने बोला था पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बारे में। मैंने बोला था कि इंडिया जो है, इंडिया को यही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मैंने कहा था कि वर्ल्ड में अलग अलग तरह की गवर्नमेंट है। कुछ कंट्रीज में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, कुछ कंट्रीज में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। तो फिलहाल इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। इसका मतलब मैंने आपको सिखाया था बेटा कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पे पीएम जो है, पीएम जो होता है ना, उसको मोर पावर होते हैं, पीएम को मोर पावर होते हैं। या मैं यूं कहूं कि पीएम को रियल पावर होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो होता है, उसके हाथ में रियल पावर होते हैं। और जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वहां पे जो प्रेसिडेंट होता है बेटा, इसके बारे में हमने बात कर थी, पहले चैप्टर में हमने बात की थी कि जो प्रेसिडेंट होता है उसमें वो एक सरमोनियल हेड होता है। सरमोनियल हेड, ये तो पढ़ा हमने पहले चैप्टर में। मतलब प्रेसिडेंट के पास उतने ज्यादा पावर नहीं होते, लेस पावर होते हैं उसके पास। पावर होते हैं लेकिन ज्यादा नहीं। रूलिंग पावर तो होते हैं पीएम के पास पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। ठीक है। उसके बाद इसी चैप्टर में यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे हम। एग्जीक्यूटिव्स मतलब वो वाले पर्सन जो फिर इंप्लीमेंट लॉज कर रहे हैं। पूरे सेंटर में हम देखेंगे कि पीएम फंक्शन, प्रेसिडेंट की फंक्शन, बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स की फंक्शन देखेंगे हम। तो ये चैप्टर पूरा है। अब आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को देखेंगे हम पूरी तरह से। जब अपनी बुक को आप नजर मारोगे वहां लिखा होगा वाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों चाहिए हमें? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें पीएम होता है, यहाँ पे हमें मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो। और उनको जवाब देना होता है, मतलब आंसरेबल है वो। अगर वो कोई गलती करेंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट को। ये सारी बातें हम आगे करेंगे। तो इस चैप्टर में आगे लिखा होगा, देखिए ये पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली बात हमको पता होना चाहिए व्हाट इज पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट आप ऐसे भी कह सकते हो, पार्लियामेंट इज यूनियन लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट इज यूनियन लेजिस्लेचर। ये यूनियन लेजिस्लेचर का मतलब होता है पूरी कंट्री में जो लॉ बनाते हैं ना, वो पार्लियामेंट ही होता है। इसका मतलब ये है पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। ये भी कह सकते हैं ना कि जो पूरे कंट्री में कानून बनाता है वो तो पार्लियामेंट ही है। ठीक। और कोई बच्चा ये कह सकता है सर पार्लियामेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, पार्लियामेंट इज द कॉम्बिनेशन और ग्रुप, कॉम्बिनेशन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो तीन जब मिलेंगे तो तभी तो पार्लियामेंट बनता है ना। क्या क्या? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। दैट मीन्स पार्लियामेंट हैज हाउ मेनी ऑर्गन्स? कितने पार्ट्स होते हैं पार्लियामेंट के? सो इट हैज, पार्लियामेंट हैज 3 ऑर्गन्स। 3 चीजों से पार्लियामेंट बनता है, 3 ऑर्गन्स। पहला क्या है बेटा? पहला है लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा ऑर्गन प्रेसिडेंट। ये 3 जो है ना, ये 3 मिला के पार्लियामेंट को बनाते हैं। दीज 3, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट
दीज थ्री आर इक्वल टू पार्लियामेंट। सिंपल। अगर कोई बच्चा ये कहेगा पार्लियामेंट इज द ग्रुप ऑफ और द कॉम्बिनेशन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, कोई कहेगा पार्लियामेंट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, सुप्रीम बॉडी इन द कंट्री, कोई कहेगा पार्लियामेंट इज अ यूनियन लेजिस्लेचर, पूरी कंट्री में जो लॉ बनाते हैं। तो ये पार्लियामेंट के कितने ऑर्गन? तीन ऑर्गन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होगा कि पार्लियामेंट इज अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ सही बात है, पार्लियामेंट तो डेमोक्रेटिक कंट्री को ही में ही होता है। तो यहाँ पे रियल एग्जीक्यूटिव जो होता है ना, वो कैबिनेट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, और ये सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं इस पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में उनको जवाब देना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि कंट्री पूरे वर्ल्ड में कहीं पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, कहीं पे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है। अब फर्क क्या है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर होल्ड्स रूलिंग पावर। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में पीएम को पावर होता है ज्यादा, पीएम को पावर होता है ज्यादा। प्रेसिडेंशियल में क्या होगा? प्रेसिडेंशियल में सीधी बात, प्रेसिडेंट को पावर होगा ज्यादा, प्रेसिडेंट को पावर होगा ज्यादा। तो सारे बच्चे याद रखेंगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीएम को पावर है ज्यादा, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को पावर है ज्यादा, ठीक है। तो ये दोनों में फर्क है। तो इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने बोरो किया है, इंडिया ने बोरो किया है, खुद का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया है, जो कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है। मतलब ब्रिटेन से इन लोगों ने बोरो कर दिया है। तो दिस इज बोरोवड एंड बोरोड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और ब्रिटेन। तो ये चीजें आप याद रखोगे, एक एक चीज को, एक एक वर्ड को दो बार भी सुनो, इससे ज्यादा आपका होल्ड इस टॉपिक पे आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम बेटा इसमें। फिर से पार्लियामेंट देख, पार्लियामेंट मैंने कहा था कि पार्लियामेंट में तीन ऑर्गन्स है। पार्लियामेंट इज द यूनियन लेजिस्लेचर, ठीक बात है, विच कंप्राइजेस, क्या क्या है इसमें? पार्लियामेंट में तीन ऑर्गन्स है ना। पहला ऑर्गन ये है, दूसरा ऑर्गन ये है, तीसरा पार्ट ये है। सो पार्लियामेंट हैज हाउ मेनी पार्ट्स? इट हैज थ्री पार्ट्स, थ्री। क्या क्या? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। मतलब पार्लियामेंट ये तीन मिला के बनता है, लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर लोकसभा का मतलब, राज्यसभा का मतलब, अभी आगे ही तो पढ़ना है ना। फिलहाल आपने सीखा है पार्लियामेंट क्या होता है, क्या रखा याद? पार्लियामेंट इज ए यूनियन लेजिस्लेचर, मतलब एक ऐसी बॉडी जो पूरे कंट्री में लॉ बनाती है। इसमें कितने पार्ट्स होते हैं? इसमें तीन पार्ट्स, क्या क्या? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, ये तीन मिला के पार्लियामेंट बनाते हैं। और मैंने कहा था पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम बॉडी, पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम बॉडी, ठीक है। आगे बात करेंगे। अगर आप अपने बुक को देखेंगे, बुक में लिखा होगा पेज नंबर 250 पे लिखा होगा, पेज नंबर 250 पे लिखा होगा लोकसभा, फिर उसके नीचे बहुत सारे पार्ट्स होंगे, राज्यसभा, फिर बहुत सारे पार्ट्स होंगे। मैं तो इनको शॉर्ट में इन दो में आपको ये पढ़ाऊंगा। ये जो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये इतने ही पॉइंट्स नहीं है, इनको मैं इलाबोरेट करूंगा काफी ज्यादा, बस ध्यान दीजिए आप, काफी अच्छा टॉपिक बनने वाला है। फिलहाल मैं इस वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा लोकसभा के बारे में, फिर जाएंगे हम राज्यसभा के। सो लोकसभा को कहते हैं, लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल, ये इसका और एक नाम है। लोकसभा को बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, सारे बच्चे याद रखेंगे। इस लोकसभा को कहते हैं और एक नाम लोअर हाउस, ठीक है, लोअर हाउस भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। सर हाउस ऑफ पीपल क्यों कहते हैं? इसको यहां से मैं थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा। लोकसभा को मैंने कहा कि इसको कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ पीपल मतलब ये असल में क्या होता है, लोगों का ही यहाँ पे असल में राज होता है, लोगों ने यहाँ पे मेंबर्स को इलेक्ट किया होता है। लोकसभा में मेंबर्स होते हैं, ये मेंबर्स खुद नहीं आए होते हैं ना, ये मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड मतलब हमने इनको चुना है, हम मतलब सारे लोग, कॉमन पीपल ऑफ इंडिया, लोगों ने चुना है मेंबर्स को लोकसभा के लिए। सीधी बात, इसका मतलब है ना लोकसभा जो है ना, ये लोगों का ही है, ये लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों ने खुद की मर्जी से कुछ
मेंबर्स को चुना है जो कानून बनाएंगे पूरी कंट्री के लिए, तो इसीलिए इसको कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, क्योंकि लोगों ने ही इसको बना दिया, डायरेक्ट नहीं बना दिया, बात समझना। अब सारे के सारे लोग यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आते हैं, अलबत्ता अपने मेंबर्स को भेजते हैं, कुछ मेंबर्स को भेजते हैं। कितने मेंबर्स को वो आगे देखेंगे हम। अब लोकसभा है, इसमें अब हमने मेंबर्स को चुना, मेंबर्स आ गए पूरी कंट्री से, जिनको आप कहते हो बेटा एमपीज। एमपीज का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए, लोकसभा में बैठे। अब जब एमपीज बैठेंगे, बात समझना अच्छी तरह से, अब इन एमपीज की मीटिंग्स होती है लोकसभा में, पार्लियामेंट में मीटिंग्स होती है, तो मीटिंग्स को प्रिसाइड करना है ना, कोई बंदा आगे होना चाहिए जो मीटिंग्स को हैंडल करे। तो इसका मतलब इस लोकसभा में जो मीटिंग्स को प्रिसाइड कर रहा है ना, उसको बोलते हैं स्पीकर। सो स्पीकर इज प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में स्पीकर होता है बेटा, स्पीकर के बाद होता है डिप्टी स्पीकर। अगर स्पीकर एब्सेंट हुआ, कुछ हुआ, उसको प्रॉब्लम, बीमार, कुछ भी, तो उसके बाद डिप्टी स्पीकर होता है। तो सिंपल भाषा याद रखना कि मीटिंग्स जो है लोकसभा की, वहां पे जो हेड होता है, मीटिंग जो कराता है, हैंडल जो कर रहा है वहां पे, वो होता है स्पीकर। ठीक है, आपका होमवर्क है कि आज का स्पीकर लोकसभा का कौन है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो इसके बाद अब बात करेंगे, सर ये लोकसभा है ना, इसमें तो मेंबर्स होते हैं, एमपीज होते हैं, ये भी 80 का हमने, सर कितने होते हैं। पहले तो मैक्सिमम की बात करेंगे। मैक्सिमम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 550 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम। यहाँ लिखा है 552, मैं कह रहा हूं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 550 है। ठीक है बेटा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा के मेंबर्स की कितने, 550। ठीक है, तो अब मसला है सर, प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट में कितने हैं वहां पे, और स्टेट से कितने आते हैं, यूटी से कितने आते हैं, क्योंकि इंडिया है ना, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। तो इंडिया में स्टेट्स हैं, इंडिया में यूटीज है। सर प्रेजेंट की बात करिए, प्रेजेंट में वहां पे कितने हैं। ठीक है, तो पूरी तरह से ध्यान दीजिए आप, लोकसभा में प्रेजेंट में कितने हैं वहां पे। इसको मैं पहले रब करूं, अब थोड़ा सा, इसके बाद देखेंगे इसी पे। ठीक है, नजर रखे सारे बच्चे अच्छी तरह से। तो अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करेंगे हम लोकसभा की, प्रेजेंट में 543 मेंबर्स है। 543 में से अगर देखेंगे तो 524 मेंबर्स ये आते हैं स्टेट से इलेक्ट होके, और फिर बचे 19 ये मेंबर्स आते हैं यूटीज से। 19 आते हैं यूटीज से, 524 आते हैं स्टेट से। अब जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन वहां से ज्यादा मेंबर आ जाएंगे, और जिस स्टेट में कम पॉपुलेशन वहां से कम ही मेंबर आ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा मेंबर, कम से कम मेंबर, बहुत ही इजी। यहां पे भी आपका होमवर्क क्या है कि सारे बच्चे एक काम करेंगे, हमारी जो है ना जम्मू एंड कश्मीर यूटी है, तो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर से लोकसभा के लिए कितने मेंबर है। ठीक है, ये आपका होमवर्क। तो कितने टोटल है, 543, इसमें से 524 स्टेट से, 90 यूटीज से। हो गया हमारा ये वाला पॉइंट भी क्लियर। अब मसला है, सर मैं भी बनना चाहता हूं लोकसभा का मेंबर, तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा। दैट मीन्स आपने क्वेश्चन किया, सर मुझे बताइए एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कि क्या मैं इस काबिल हूं या नहीं हूं। ठीक है, तो सुनिए आप इसके लिए क्या करना होगा। तो एलिजिबिलिटी जो पहले है ना, पहले है तो आप सिटीजन होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो अच्छी बात है, सिटीजन ऑफ इंडिया, वेरी बेसिक पॉइंट। सेकंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर एज शुड बी 25 ईयर्स, ये लिखा है यहाँ पे 25 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम एज 25 ईयर्स। फिर 25 ईयर्स से ज्यादा अगर होगा तो अच्छी बात, तो मैं कह रहा हूं मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए अगर आप बनना चाहते हो मेंबर ऑफ द हाउस। मेंबर ऑफ हाउस मतलब लोकसभा का मेंबर, लोकसभा का मेंबर मतलब एमपी बनना चाहते हो।
MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बनना चाहते हो तो आपकी एज 25 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम, कम से कम। उसके बाद अगर 26 है, 27, 30 या 35 है, अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने कहा था एक कंडीशन सिटीजन होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन आपकी एज 25 होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन मैं बता रहा हूं जो यहां नहीं लिखा है, मैं यहां बता रहा हूं, वो ये है कि आप मेंटली साउंड होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए। जाहिर सी बात है, वही तो फॉर्म भरेगा, वही तो इलेक्शन के लिए आ जाएगा, ठीक है बेटा। और एक बात, यू शुड नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस, यू शुड नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस, मतलब ये आप पहले से मुलाजिम नहीं होने चाहिए। अगर आप उस टाइम भी कोई अच्छे खासे ऑफिसर हो, बड़े ऑफिसर हो, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये 4 बातें आप याद रख लो, हो गया ये वाला पॉइंट भी आपके सामने। अब और एक पॉइंट है, लोकसभा। सर लोकसभा जो है ना, मैं तो मेंबर बन गया, ठीक है, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक 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 ठीक। सर मैं तो मेंबर बन गया, मुझे 25 ईयर्स एज है, मैं तो मेंबर बन गया, मैंने तो इलेक्शन जीत लिया, अब क्या सर मैं परमानेंट हूं वहां पे? नहीं भैया, लोकसभा इज सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। दैट मीन्स लोकसभा के मेंबर जो होते हैं ना, जो इसके मेंबर्स होते हैं, एमपीज जो होते हैं, उनको खाली 5 ईयर्स तक रहना पड़ता है, 5 ईयर्स। ये 5 साल के लिए लोकसभा होता है, 5 साल के बाद इसको डिसॉल्व, ये खुद ही डिसॉल्व होता है। डिसॉल्व मतलब इसके बाद फिर से नए इलेक्शन, न्यू इलेक्शन होते हैं। फिर नए इलेक्शन में अगर आपने जीता तो फिर से एमपी, अगर नहीं जीता तो हो गई आपके 5 साल, बस इसके बाद आप एमपी नहीं। अगर 5 साल के बाद जीता इलेक्शन तो फिर से एमपी, बात समझना। तो इसका मतलब ये परमानेंट नहीं है ना, तो यहां से ये बात समझिए, लोकसभा इज नॉट परमानेंट बॉडी, ये परमानेंट नहीं है, 5 साल के बाद तो खत्म होता है। इसके बाद इसके मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है थ्रू डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं पूरे कंट्री में। और इलेक्ट कौन कर रहे हैं? एलिजिबल वोटर। एलिजिबल वोटर मतलब जो वोट डालेंगे 18 प्लस, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको अभी कहा कि इनको लोग ही चुनते हैं, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल। ये तो हो गया था हमारा। अनदर पॉइंट इज, लोकसभा जो है ना, इनके मेंबर्स को पावर है, दे हैव द पावर टू पास और एक्सप्रेस नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब ये अभी सुनते जाइए, मतलब क्या होता है इसका। लोकसभा के मेंबर जो है, अगर इनको लगे कि हमारे कंट्री में पीएम जो है ना, इससे काम करना नहीं आता है, तो ये क्या करेंगे, ये मेंबर्स मिलके नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन इसको बोलते हैं, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन। मतलब ये बोलेंगे नहीं, हमें तो पीएम के साथ खुशी नहीं है, ही इज नॉट वर्किंग एज पर द विशेस, ये से करना नहीं आता है काम। तो सारे मेंबर बोलेंगे भाई हमारा वोट इसको है ही नहीं अब। तो इसका मतलब पीएम और उस पूरी मिनिस्ट्री को उसी टाइम रिजाइन देना पड़ेगा, गवर्नमेंट फेल होती है उस टाइम, फिर से नए इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये एक क्राइटेरिया, ये इतना पावर होता है लोकसभा को, ठीक है। इसके बाद लास्ट में तो मेंबर जो है ना, ये इलेक्ट हुए होते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये तो मैंने पहले ही बोला कि सारे लोग आते हैं, वोट डालते हैं। कौन से लोग आते हैं? जिनकी एज 18 होती है, 18 से ज्यादा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब राइट टू वोट फॉर ऑल, इसका मतलब होता है राइट टू वोट फॉर ऑल। यहाँ ये मतलब है, पहले पहले क्या होता था, वुमेन जो होती थी ना, उसको वोटिंग राइट नहीं होते थे, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में चाहे वुमेन हो, चाहे प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो अब सबको यहाँ पे वोटिंग राइट्स है। कंडीशन एक ही है, आपकी एज 18 होनी चाहिए मिनिमम, उसके बाद 19, 20, 21 अच्छी बात है, मिनिमम 18। बस एज की बुनियाद पे यहाँ वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। बाकी आप छोटे हो, ये बाकी आपका कलर क्या है, रिलीजन क्या है, आपका जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, मेल हो फीमेल हो, वो यहाँ पे देखा नहीं जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब राइट टू वोट फॉर ऑल, ठीक है। तो ये लोकसभा के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बोले। टर्म भी मैंने बताई 5 साल के लिए होता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मैंने बोला, और स्पीकर होता है। मैंने बोला भाई इलेक्शंस होते हैं 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन। और इलेक्शन जो करता है ना पूरे कंट्री में, उसका नाम है ACI,
ECI का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इलेक्शन कराता है। ठीक, तो फिर इलेक्शन जब होते हैं तो फॉर्मेशन कब कैसे होती है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, ये थोड़े से पॉइंट्स में आपको बता दूंगा। तो जब इलेक्शंस होते हैं एमपीज बनते हैं, ठीक है। अब इलेक्शंस हुए, एमपीज इलेक्ट हुए, तो अब क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारे होते हैं ना। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा मेंबर होंगे वही तो गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है, उन्हीं का तो पीएम होगा। तो फिर जिस पॉलिटिकल पार्टी को ये तो आगे देखेंगे हम अच्छे से, लेस मेंबर्स होंगे, वो तो अपोजिशन में आ जाएगा। वो तो अभी अपोजिशन में कांग्रेस है, बात समझना, क्योंकि इनके पास ज्यादा मेंबर नहीं आए थे। तो ऐसे में गवर्नमेंट बनता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऐसे में बनते, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ये होता है। अब राज्यसभा के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, तब तक मैं ये रेज करूंगा। अब सारे पॉइंट्स को अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया पॉज कर लो, बैक जाओ थोड़ा सा और अच्छे से देख लो। ये तो होता है वीडियो में पढ़ने का फायदा, इसमें आप 2-3 बार अच्छे से पढ़ पाओगे। और राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। राज्यसभा इज नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसका और एक नाम, वन मोर थिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अपर हाउस भी इसको कहते हैं। और एक बात, लोअर हाउस मोर पावरफुल होता है, इस पास ज्यादा पावर होता है, ये होता है ज्यादा पावरफुल। लोकसभा पावरफुल होता है, राज्यसभा लेस पावरफुल होता है। सर इस राज्यसभा का काम क्या होता है, यहाँ पे भी मेंबर्स होते हैं बेटा, लेकिन इनको खाली सजेशंस देने होते हैं, इनको देखना होता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे कोई गलती मत है, काउंटर चेक करना होता है, काउंटर चेक ये सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ इसको लिखिए, दे कैन गिव द सजेशन एडवाइस। फिर लोकसभा माने या ना माने तो फिर उन पे बनता है, दैट मीन्स दे हैव अपर हैंड, वेरी पावरफुल। लोकसभा वेरी पावरफुल, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। और बता यहाँ पे राज्यसभा के मेंबर बहुत ही काबिल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं और ये सजेशन देते हैं, तो राज्यसभा का होना भी जरूरी है। इसको कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी, अपर हाउस भी। अपर हाउस से ये नहीं मतलब कि ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये मतलब नहीं होता है। अब बहुत इजी हो जाएगा आपको ये समझना, क्योंकि लोकसभा तो सीख लिया आपने। देखो बेटा राज्यसभा है, यहाँ पे भी मीटिंग्स होते हैं। अब यहाँ पे भी होना चाहिए कोई हेड मीटिंग प्रेजाइडिंग ऑफिसर, जैसे वहां पे स्पीकर था, डिप्टी स्पीकर था, यहाँ होता है चेयरमैन। बात समझना, राज्यसभा का जो मीटिंग प्रेजाइड कर रहा है ना वो होता है चेयरमैन, और ये चेयरमैन होता है इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हमेशा। मतलब आज इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है ना वही होगा चेयरमैन किसका, वही होगा चेयरमैन राज्यसभा का। सर मैं तो चेक करूंगा, कोई बोलेगा मैं तो चेक करूंगा, भाई किसने रोक लिया आपको? आप गूगल निकालो, गूगल में लिखो, अब बेटा गूगल में लिखो हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई ना कोई नाम आ जाएगा ना सामने, कर लो उसको नोट। सर मैंने किया नोट। फिर लिखो हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बेटा वही नाम आ जाएगा जो वाइस प्रेसिडेंट का नाम आया था। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वही होता है राज्यसभा का चेयरमैन। इसका मतलब नाम तो सेम होना चाहिए। तो ट्राई करके देख लो, क्या लिखोगे आप लिखोगे हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रखो याद कौन था, फिर लिखोगे हु इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, देख लेना दोनों नाम सेम होंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। सर आपने तो बता दिया था कि लोकसभा के मेंबर जो होते हैं ना उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 550 सॉरी, यहां राज्यसभा के मैक्सिमम मेंबर होते हैं 250। कितने होते हैं? 250। अब इस 250 में से बात समझना, 250 तो होते हैं राज्यसभा के टोटल मेंबर मैक्सिमम। अब 250 में से 12 को नॉमिनेट किया जाता है, 12 को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद ही नॉमिनेट कर रहा है, और 238 को इलेक्ट किया जाता है। हम इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उनको नहीं चुनते हैं स्टेट से, यूटी से, उनको चुनता है, बात समझना, उनको चुनते हैं एमएलएज जो स्टेट्स के होते हैं, और यही एमपीज। इनके पास डॉक्यूमेंट दिया जाता है, फॉर्म दिया जाता है, उस पर लिखा होता है कि भाई किसको वोट दे रहे हो आप,
ये एक अलग सी प्रोसेस है। तो कुल मिला के इनको लोग नहीं चुनते हैं, उनको यही मेंबर चुनते हैं स्टेट से, यूटी से। किनको चुनते हैं? मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। कितने? 238। 12 को खुद प्रेसिडेंट चुनता है। सर ये 12 कौन होते हैं जिनको प्रेसिडेंट चुन रहा है? बेटा ये ऐसे 12 होते हैं जो बहुत ही माहिर होते हैं लिटरेचर में, जिनका लिटरेचर अच्छा होता है, जिनका साइंस अच्छा होता है, जिनका आर्ट अच्छा होता है, जिनका सोशल सर्विस होता है। काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, तभी तो सजेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को क्या करना है क्या नहीं करना है। इनको तो प्रेसिडेंट खुद चुनता है। ऑब्जेक्टिव याद रखना आपको आ जाएगा, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। रिमेंबर 12। हाउ मेनी आर इलेक्टेड फ्रॉम बाय मेंबर्स? 238। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ फॉर राज्यसभा? 250। ये ऑब्जेक्टिव याद रखना। इसका मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। सर मैं भी राज्यसभा का मेंबर बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, तो वहां लोकसभा में 25 इयर्स एज होनी चाहिए, यहां 30 होनी चाहिए। देखो कितना डिफरेंट है, यहां 30 होनी चाहिए। मिनिमम एज में कह रहा हूं, यहां 30 होनी चाहिए। अब मैं इसको एरेज करूं, उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि यहां जगह नहीं है। देखिए बेटा, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है ना, आपकी मिनिमम एज 30 इयर्स होनी चाहिए। और बाकी कंडीशंस वही है, सिटीजन ऑफ इंडिया, जो वहां पे मैंने पढ़ाया था, सिटीजन ऑफ इंडिया, मेंटली फिट होने चाहिए, ठीक है ना। तो यही है, अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है 30 इयर्स ऑफ एज, और आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, मेंटली फिट होने चाहिए, ठीक है, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए। और यहाँ पे भी वही है कि आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिस या कोई मुलाजमत वगैरह उस टाइम नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी फ्री फ्रॉम दैट। सर वहां तो पढ़ाया था आपने, राज्यसभा 5 साल के लिए होता है बस। सर हमें भी याद है ना, राज्यसभा 5 साल के लिए होता है, मतलब नॉट परमानेंट होता है। सॉरी, लोकसभा तो नॉट परमानेंट होता है, लोकसभा नॉट परमानेंट होता है, 5 साल के लिए होता है। बेटा राज्यसभा परमानेंट होता है, ये परमानेंट बॉडी है, ये डिसॉल्व नहीं होता है। देख बात समझना, अलबत्ता आपको 6 साल के लिए चुना जाता है। मतलब अगर आप राज्यसभा के मेंबर बन गए ना खाली 6 साल के लिए, लेकिन यहाँ पे मेंबरशिप कंटिन्यूअसली रहती जाए। ये हाउस डिसॉल्व नहीं होता है, मेंबर खत्म होता है, हाउस नहीं होता है। यहाँ पे लोकसभा पूरा खत्म होता है 5 साल के बाद। देखो यहाँ क्या होता है, मान के चलिए मैं आज मेंबर बन गया इसका, 6 साल के बाद तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। अब यहां 6 साल के बाद जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, कोई बंदा, अब मुझे मेरा 5th ईयर चल रहा है, अगले साल तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, ये मेरा 6th ईयर है। जब ये 5th ईयर चल रहा है, इसी टाइम कोई और बन गया मेंबर, न्यू मेंबर बन गया, न्यू मेंबर, इसका तो अभी 1 ही साल हुआ, तो मैं तो अगले साल रिटायर हो जाऊंगा, इसको तो अब दूसरा साल है। इसका मतलब यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है। अलबत्ता यहाँ पे 2-2 साल के बाद, 2-2 साल के बाद मेंबर्स रिटायर होते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन होगा उसको मैं भी दूर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे वीडियो लेंथी बन सकता है। आगे बात करेंगे, फिलहाल के लिए आपने बेटा याद रखा कि राज्यसभा परमानेंट होता है, लोकसभा नॉट परमानेंट होता है। यहाँ मेंबर जो है ना उनको 6 साल का यहाँ पे रहना पड़ता है मेंबरशिप। फिर यहाँ से जो मैंने कहा था, इनको डायरेक्ट इलेक्शन की नहीं इलेक्ट किया जाता है, इनको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट मतलब जिनको हमने चुना होता है। किनको हमने चुना होता है? हमने चुना होता है असेंबलीज के लिए एमएलएज को, ठीक है, और हमने एमपीज को चुना होता है पूरे पार्लियामेंट के लिए। तो यही एमएलएज एमपीज इनको चुनते हैं यहाँ राज्यसभा के मेंबर्स को, ठीक है। और इनको ये पावर नहीं है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाए, ये गवर्नमेंट को गिराए, ऐसा कुछ नहीं है, इनके पास ऐसा पावर है ही नहीं। और एक बात, यहाँ के मेंबर जो है, तो मैंने यही कहा कि इनको जो मेंबर्स है ना, मेंबर पार्लियामेंट या एमएलएज, वही इनको चुनते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये राज्यसभा, इसका मैंने बोला कि प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है चेयरमैन, ठीक। और यहाँ पे मैंने बोला आपको कि ये चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी। तो अगर यहाँ चेयरमैन मान के चले एब्सेंट होगा तो फिर डिप्टी चेयरमैन, फिर से डिप्टी स्पीकर जैसे वहां पे था, यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन, ठीक है बेटा, डिप्टी चेयरमैन होता है। तो इसके बाद बात करेंगे हम आगे
तो ये सारी बातें मुझे लगा कि आपको क्लियर हुआ होगा। क्या क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा लोकसभा के बारे में, इसका टर्म हमने पढ़ा कि 5 ईयर 5 ईयर्स। परमानेंट है? नहीं, परमानेंट नहीं है, नॉट परमानेंट, दिस इज नॉट परमानेंट। क्यों परमानेंट नहीं है? क्योंकि 5 साल है, 5 साल के बाद पूरा लोकसभा डिसॉल्व होता है, पूरा डिसॉल्व होता है, फिर नए से इलेक्शंस होते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया। यहाँ मीटिंग्स कौन कराता है? स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं होगा फिर डिप्टी स्पीकर। मैंने क्या काम रखा है आप लोगों को? होमवर्क क्या है कि आपको सर्च करना है हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। यू कैन फाइंड आउट दिस डिप्टी स्पीकर ऑल्सो, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा था, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है 25 ईयर्स एज मिनिमम सिटीजन होने चाहिए, और मैंने कहा था कि आप मेंटली फिट होने चाहिए, और आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं होना चाहिए, नो गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है। मतलब आप कोई मुलाजमत वगैरह उस टाइम नहीं करेंगे। तो इसके बाद मैंने कहा था कि इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन ईसीआई। ईसीआई का मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये हमने पढ़ा। इसके बाद ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये ऐसे याद रहता है पूरा। तो जब ये लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, उसको कहते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन, पूरे कंट्री में होते हैं। अच्छा, लोकसभा के कितने मेंबर है? मैक्सिमम में 550 मेंबर्स मैक्सिमम। तो इस अभी कितने? 543। फिर मैंने कहा था स्टेट से कितने आ रहे हैं, वो मैंने सारा पढ़ा है, उसको आप देख सकते हो, पिछले वाले स्लाइड में लिखा है। इसी तरह से मैंने राज्यसभा के बारे में पढ़ाया आपको। राज्यसभा मतलब यहाँ पे 5 ईयर्स, तो मैंने कहा था ये परमानेंट बॉडी है। अलबत्ता यहाँ के मेंबर जो है उनको 6 ईयर्स का टाइम पीरियड दिया जाता है। अलबत्ता पूरा राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है, नो डिसॉल्व। इसके लिए इलेक्शन जो होते हैं ना वो इनडायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। पूरे कंट्री में इलेक्शन नहीं कराए जाते हैं। इनको कौन चुनते हैं मेंबर्स को? एमपीज और एमएलएज स्टेट्स के, ठीक है। यहाँ पे मीटिंग कौन कराता है बेटा? यहाँ पे मीटिंग कराता है चेयरमैन। चेयरमैन कौन होता है राज्यसभा का? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी होता है उस टाइम। और यहाँ पे भी डिप्टी चेयरमैन होता है, ठीक है। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है आपकी एज 30 होनी चाहिए मिनिमम। फिर वही कंडीशन सिटीजन, फिर वही कंडीशन मेंटली फिट, यू शुड नॉट होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस, ठीक है। तो ये इतना याद रखिए आप सारे। इसके बाद बात करेंगे आगे हम। आपको बुक में लिखा होगा पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट, पेज नंबर 251 पे, 251 यहाँ पे लिखा है पावर्स या फंक्शंस को आप कि पार्लियामेंट जो है ना इसके पावर्स कितने हैं, क्या क्या कर रहा है, कौन कौन सा काम कर रहा है पार्लियामेंट। पहला काम है लेजिस्लेटिव। तो यहाँ लिखा है लेजिस्लेटिव फंक्शन कर रहा है। पार्लियामेंट का काम क्या है बेटा? लेजिस्लेटिव फंक्शन। दूसरा एग्जीक्यूटिव फंक्शन, तीसरा फाइनेंशियल फंक्शन, फिर इलेक्टोरल, फिर पावर ऑफ रिमूवल भी, और यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और मिसकेलिनियस मतलब अदर फंक्शन बहुत सारे। तो इसमें जो मेन है वो हम पढ़ेंगे। लेजिस्लेटिव फंक्शन का मतलब बहुत इजी, लेजिस्लेटिव का मतलब होता है ये पार्लियामेंट का काम ही है, लॉ मेकिंग बॉडी है ना, पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है। किसी बच्चे को अगर याद नहीं रहा ना डेफिनेशन, इतना ही बोलेगा पार्लियामेंट इज लॉ मेकिंग बॉडी, मतलब पूरी कंट्री के लिए कानून बनाता है पार्लियामेंट। ये होता है लेजिस्लेटिव फंक्शन। पार्लियामेंट इज फ्रेमिंग द लॉज, मेकिंग द लॉज, ठीक है। और ये हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है कंट्री में पार्लियामेंट, ठीक है बेटा। और इसके बाद जो पार्लियामेंट है ना इसमें लॉ तो बनाता है, लेकिन लॉ कैसे बनाते हैं? पार्लियामेंट में लोकसभा होता है, मैंने कहा था पार्लियामेंट में राज्यसभा होता है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट होता है। सर हाँ, आपने तो पढ़ाया था पार्लियामेंट के ये 3 ऑर्गन्स है, 3 ऑर्गन्स। अब यहां क्या होता है, देखो कैसे कानून बनता है। लोकसभा में बिल को पास किया जाता है, बिल इंट्रोड्यूस की जाती है, पहले तो बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट कोई है ना,
मान के चलिए मुझे कोई लॉ बनाना है। अब मैंने एक डॉक्यूमेंट लाया, उस पर मैंने लिखा कि क्या क्या होना चाहिए कंट्री में। ये डॉक्यूमेंट मैंने लाया कहाँ पे, लोकसभा में। अब अगर इस डॉक्यूमेंट को, इस कानून को मैक्सिमम मेंबर्स ने पसंद किया, लाइक किया, बोला हाँ अच्छा कानून है, इसको वोट दिया, बोला हाँ हम तो इसके फेवर में है, इसका मतलब वो लोग क्या करेंगे, बिल को सपोर्ट करेंगे, बिल को पास करेंगे। तो ये बिल पास होती है, अभी तो बिल है, इसको बोलते हैं अभी बिल, कानून नहीं है, अभी डॉक्यूमेंट होता है। हो गई बिल पास, लोकसभा ने बिल पास कर दी, ये जाती है फिर राज्यसभा में। कहां भी जाएगी बेटा, राज्यसभा में। यही डॉक्यूमेंट जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा के मेंबर्स को खाली नजर देनी होती है, कोई गलती मत है। अगर कोई गलती होगी वो लोकसभा को बोलते हैं यहाँ पे गलती है तो थोड़ी सी गलती ठीक कर लो, फिर लोकसभा की मर्जी, वो माने ना माने, लेकिन इनको देखना पड़ता है राज्यसभा को। तो राज्यसभा भी पास करता है क्योंकि लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट इसी बिल को, अभी तो बिल है, प्रेसिडेंट को इस बिल पे अपना सिग्नेचर करना है, क्योंकि प्रेसिडेंट होता है सेरेमोनियल हेड, इज्जत अफजाई के लिए तो होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। अब यहां पे प्रेसिडेंट अपना साइन करेगा इसी डॉक्यूमेंट पे, इसी बिल पे। जो ही प्रेसिडेंट अपना साइन करेगा, एसेंट देगा, तो ये बिल उसी टाइम सिग्नेचर के बाद बिल होती है कन्वर्ट होती है, खुद ब खुद बिल को नाम दिया जाता है, उसी टाइम इसको एक्ट बोला जाता है, या हम बोलेंगे लॉ, तो बनता है कानून। जब प्रेसिडेंट साइन करता है इस बिल पे तो बनता है कानून। ये है फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव फंक्शन। नहीं आया समझ, एक दो बार इसको देख ले, फिर उसके बाद आपकी बातें, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ठीक है बेटा। तो क्या होता है, इस बिल को क्या होता है, इस बिल को अप्रूव किया जाता है, अप्रूवल होता है इसका। कौन कर रहे हैं अप्रूव, बोथ हाउसेस। बोथ हाउस मतलब लोकसभा भी राज्यसभा भी। जब बोथ हाउसेस इसको अप्रूव करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास चली जाती है, वहां पे साइन करता है तो हो गया। ठीक है। तो अब यहां इसके बाद है एग्जीक्यूटिव फंक्शन। ये हो गया लेजिस्लेटिव फंक्शन, मतलब पार्लियामेंट तो लॉ बनाता है, कैसे बनाता है वो तो मैंने पढ़ा दिया। ठीक है। अब और एक है, दैट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शन। एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आप याद रखोगे, देखिए क्या होता है एग्जीक्यूटिव फंक्शन का मतलब। आपकी किताब में लिखा होगा 252 पेज नंबर, अगर आप देखोगे वहां लिखा होगा कि पार्लियामेंट जो है ये कंट्रोल कर रहा है, किसको कंट्रोल कर रहा है, एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव कौन होता है भाई, एग्जीक्यूटिव होता है पीएमबी, एग्जीक्यूटिव होते हैं बाकी मिनिस्टर्स भी जो वहां बैठे होते हैं, एमपीज, मिनिस्टर्स, डिफरेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, उनको पार्लियामेंट कंट्रोल कर रहा है। कैसे कंट्रोल कर रहा है, पार्लियामेंट उनको क्वेश्चनिंग कर रहा है, क्वेश्चनिंग, वहां पे क्वेश्चन होते हैं, बताओ आपने ये पॉलिसी लाई तो फिर क्या किया आपने, इस पॉलिसी को, प्लान ये आपका था तो क्या किया आपने, क्वेश्चंस होते हैं वहां पे। और वहां पे एक मिनिस्टर को, एक मेंबर को आंसर देना पड़ता है, आंसर देना होता है। अगर वो मिनिस्टर या मेंबर फेल हो गया आंसर देने में, मतलब उसने सेटिस्फाई नहीं किया, तो उसको क्या किया जाता है, उस मेंबर को जो सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो अच्छे से जवाब नहीं देगा, उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलाया जाता है। मतलब उसको फिर वहां से उसको रिजाइन देना पड़ता है। इसका मतलब पार्लियामेंट पावरफुल है, पार्लियामेंट क्वेश्चन पूछता है मेंबर्स को, मिनिस्टर्स को, बताओ ये क्या किया, वो क्या किया, यहां क्यों नहीं किया, ये जवाब देना पड़ता है। दैट मीन्स ऑल द मेंबर्स, ऑल द एग्जीक्यूटिव्स आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट होल्ड्स एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। बात समझना। तो मेंबर्स को यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, इनको जवाब देना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो जवाब देने में फेल हो गए, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चलाया जाता है। और अगर मिनिस्टर फेल हो गया, देन मिनिस्टर हैव टू रिजाइन।
मिनिस्टर हैज टू रिजाइन, उसके बाद या मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन, मिनिस्टर्स को फिर रिजाइन देना पड़ेगा अगर वो फेल हो गए। ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। इसके बाद है फाइनेंशियल पावर। पार्लियामेंट को फाइनेंशियल पावर भी है। देखिए फाइनेंशियल पावर का मतलब क्या होता है। अब पार्लियामेंट को फाइनेंशियल पावर भी है सर, इसका मतलब ये वाला, ये मैं सिखा रहा हूं। अब पार्लियामेंट को फाइनेंशियल पावर का मतलब ये है कि हर साल आपने देखा होगा, एवरी ईयर, हर साल, एवरी ईयर क्या होता है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, सुना होगा आपने, गवर्नमेंट क्या कर रहा है हर साल, गवर्नमेंट बजट को पेश करता है, बजट को पेश कर रहा है। इस बजट में क्या होता है, इस बजट में डिटेल्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल्स होती है। क्या डिटेल्स होती है कि हमें इनकम कैसे आ जाएगी, हम एक्सपेंडिचर कहाँ पे करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ कहाँ से इनकम आ जाएगी, पूरे पैसे की दलील होती है, पूरे कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ से पैसा आ जाएगा। इसका मतलब फाइनेंशियल फंक्शन पार्लियामेंट को है, कर रहा है, बजट पेश कर रहा है। तो कहाँ कहाँ से पैसे आ जाएंगे, इसका मतलब टैक्स के बारे में बात लिखी होती है, टैक्स कितना बढ़ाएंगे, कम करेंगे, क्या करेंगे, वो तो लिखा होता है। तो जो एग्जिस्टिंग टैक्सेस होते हैं उनके बारे में भी बात किया जाता है, नए नए टैक्स इंट्रोड्यूस करने होते हैं, न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करने होते हैं, वो लिखा होता है। ठीक है, तो ये सारा फंक्शन पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट में ये सारी बातें होती है और बजट पेश किया जाता है हर साल, जिसमें ये सारी बातें लिखी होती है, कहाँ से इनकम लाएंगे, कहाँ पे खर्च करेंगे, किस स्टेट में ज़्यादा खर्च करना है, किस में नहीं करना है। तो ये सारी बातें लिखी होती है, किस स्टेट को कितना चाहिए, तो किस स्टेट से कितना आ जाएगा। ठीक है ना, ये तो लिखा होता है। पार्लियामेंट को फाइनेंशियल पावर्स है, फाइनेंशियल फंक्शन कहो या पावर कहो। एक तो एग्जीक्यूटिव पावर्स भी है, फाइनेंशियल पावर्स भी है, लेजिस्लेटिव पावर्स भी है। फंक्शन के बदले पावर रखो याद, अगर कंफ्यूज हो रहे हो। पार्लियामेंट को क्या है, लेजिस्लेटिव पावर मतलब ला बना सकता है, एग्जीक्यूटिव पावर मतलब एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकता है, फाइनेंशियल पावर मतलब रेवेन्यू वगैरह के बारे में पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा है, कहाँ से आ जाएगा, कहाँ पे खर्च करेंगे, पैसा कहाँ से आ जाएगा, कहाँ पे खर्च करेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद फिलहाल हम देखेंगे ये रिमूवल ऑफ पावर ऑफ रिमूवल। ये पावर ऑफ रिमूवल जो है ना, इसको लिखा होगा आपको किताब में जुडिशियल पावर, इसको मैं कहता हूँ जुडिशियल पावर। पार्लियामेंट को जुडिशियल पावर भी है या रिमूवल कहेंगे, पावर ऑफ रिमूवल। इसका मतलब होता है कि अगर पार्लियामेंट को लगे, अगर पार्लियामेंट को लगे, चाहे प्रेसिडेंट क्यों ना हो, वाइस प्रेसिडेंट क्यों ना हो, ठीक है ना, या प्रेसिडेंट क्यों ना हो, मैं लिखूंगा अभी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज, अगर इनको लगे, वहां पार्लियामेंट के मेंबर्स को लगे कि भाई ये तो ठीक नहीं है, इनसे काम नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना, इनसे काम नहीं किया जा रहा है, मिसकंडक्ट कहीं पे लगा है, मिसकंडक्ट इंफॉर्मेशन आई, इनके बारे में कोई इल्ज़ाम लगे हैं, प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, तो इसके बाद क्या करेगा पार्लियामेंट, पार्लियामेंट इनके खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करेगा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश करेगा, नो कॉन्फिडेंस पेश करेगा, तो इनको रिमूव किया जाता है। लेकिन ये इजी वर्क नहीं है, दिस इज नॉट इजी, दिस इज नॉट इजी। व्हाई? क्योंकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आपको मैक्सिमम मेंबर चाहिए, मतलब आपको जो पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ है ना 550 मान के चले, 550, आपको 2/3 चाहिए, 2/3 मतलब इसके 3 हिस्से कर लो, फिर मेजॉरिटी होनी चाहिए आपको, मेजॉरिटी, कुल मिला के मेजॉरिटी होनी चाहिए। मेजॉरिटी मेंबर्स अगर बोल रहे हैं हाँ भाई गलत हो रहा है, तो तब जाके इनको रिमूव किया जा रहा है, इनको रिमूव किया जा रहा है, उसको कहते हैं इम्पीचमेंट, उस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट। Impeachment is official removal of president, vice president, or I can say that the Supreme Court judge or High Court judge. But this is not easy. Easy नहीं होता है, ये भी काफी टफ होता है, क्योंकि मेजॉरिटी को इकट्ठे करना ये काफी हेक्टिक होता है। लेकिन जुडिशियल पावर्स है, पावर ऑफ रिमूवल है पार्लियामेंट के पास। इसके बाद है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्लियामेंट किसी भी एग्जिस्टिंग लॉ को, एग्जिस्टिंग एक्ट को, एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसको अमेंड किया जाता है, उसको ऑफिशियल चेंज किया जाता है, ऑफिशियल चेंज किया जाएगा।
ऑफिशियल चेंज किया जाएगा, कानून में कोई चेंज किया जाएगा, एडिशन किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर्स है कि वो किसी भी आर्टिकल को, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी चीज को हम 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, इसके लिए भी आपको 2/3 मेजॉरिटी, इसके लिए भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, मेंबर चाहिए, मैक्सिमम मेंबर चाहिए, मेजॉरिटी चाहिए, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने कहा था कि लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये चेंज होगा, क्यों नहीं होगा चेंज, जहां पे लगे टू मीट द नीड्स ऑफ द पीपल, चेंजिंग सोसाइटी में आपको चेंज करना पड़ेगा। फिर मिसकेलेनियस फंक्शन का मतलब पार्लियामेंट को और भी फंक्शन होते हैं, बस इतना ही नहीं है, बहुत सारे फंक्शन के बारे में भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस है जो पार्लियामेंट के मैंने आपको बोले हैं, इसको आपको दिमाग में रखना होगा, पढ़ना होगा फिर से दोबारा, तो हो जाएगा आपका ये सारा ठीक, ठीक है। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आ जाएगा। जहां नहीं आएगा समझ 2-3 बार आप देखिए कम से कम, मैं तो श्योर हूं कि भाई आपको बेटा पूरा समझ में आ जाएगा।